नमस्कार। जन चौक के इस 7 बजे के विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं अरुण कुमार त्रिपाठी आज फिर कनाडा के विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए जो पैनल है विद्वानों का, उसमें प्रभात कुमार राय जी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। कश्मीर पंजाब में एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे साथ श्री शंभुनाथ शुक्ल जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, चंडीगढ़ में जनसत्ता के एडिटर रहे हैं और इसके अलावा अभी 6 महीने कनाडा निवास करके आए हैं। उन्हें कनाडा की ताज़ा स्थितियों के बारे में काफ़ी गहरी जानकारी है। उनके परिवार के बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार, कहना चाहिए कि बेटी और दामाद कनाडा में हैं। हमारे साथ आशीष कुमार पांडे जी हैं, जो कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। तो हम निश्चित तौर पे जो है वो दोनों तरफ एक गहरी चिंता व्याप्त हुई है भारत में और कनाडा में, और एक क्रिया और प्रतिक्रिया चल रही है। भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया तो की ही है, लेकिन उसी के साथ जो है वो आज फिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने उस आरोप को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि हमने जो कहा है उसके लिए हमारे पास गंभीर स्रोत है। जबकि भारत का कहना है कि आप उन आरोपों को दिखाइए। भारत ने बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया है। भारत ने जो है अपना जो कनाडा में वीज़ा का ऑफिस था वो बंद कर दिया है। भारत के यहाँ से जो लोग जा रहे हैं वो भी तमाम आशंकाओं पे है। एडवाइजरी जारी की गई है और इसके साथ जो है वो भारत ने ये भी कहा है कि कनाडा में जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो बड़ी संख्या में पनाह पाए हुए हैं। एक तरफ इंडियन मीडिया इन सारे आरोपों को बार बार दोहरा रहा है और दूसरी तरफ जो वेस्टर्न मीडिया है वो जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को लेकर के जांच की मांग कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी कहा है कि हम अपने बुनियादी मूल्यों से नहीं डिगने वाले हैं। कोई हमारा कितना नजदीकी दोस्त हो, हम किसी का पक्षपात नहीं करेंगे। तो ये सारी स्थितियां जो है हमारे लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रही है। हमारे साथ एक और पैनलिस्ट श्री राकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। राकेश तिवारी जी का भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं मैं आ, परिचय मैं परिचय करा दूं राकेश जी का। अच्छा अरुण जी, राकेश जी। तिवारी जी टोरंटो के ब्रैम्पटन इलाकों में, यानी ब्रैम्पटन अच्छा जहाँ अच्छा 70 आबादी है, उसी में अच्छा है। अच्छा और हिंदी अच्छा। टाइम्स मीडिया करके एक बहुत बड़ा, मतलब कनाडा का सबसे बड़ा हिंदी चैनल है, उसे चला जी रहे हैं। जी बहुत ही जी जी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पिछले जी 30 वर्षों से मॉन्ट्रियल, वैंकूवर और यहाँ पर आपके टोरंटो में हाँ रह रहे हैं। तो इनको जितनी जानकारी होगी उतनी जानकारी कम लोगों को होगी, क्योंकि ये मीडिया चैनल से भी जुड़े हुए हैं और इनके रिश्ते जी जस्टिन जी ट्रूडो से भी हैं और जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनसे भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जी पॉलिटिकल जी लोग भी जी हैं। जी 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 जी। जी। तो मेरे पास इतने जो है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन वाले पैनलिस्ट हैं। सबका अपना अपना अनुभव है और सबकी अपनी गहराई है। हमारे साथ एक विशेष जो है एसेट के रूप में राकेश तिवारी जी जुड़ गए हैं। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में सभी लोगों की भागीदारी हो और किसी की कोई जो है वो बातचीत रह न जाए। इसलिए मैं एक छोटा सा नियम आप लोगों की सहमति से तय कर रहा हूं कि हम लोग पहले राउंड में 5-5 मिनट सभी पैनलिस्ट से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है दूसरे राउंड में फिर 5-5 मिनट बातचीत करेंगे। मेरा समय 45 मिनट का है। उसमें जो भी फिर समय बचेगा तो 1-1 मिनट की टिप्पणी लेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसी में मेरा कार्यक्रम सिमट जाएगा। तो निश्चित तौर पे मैं सबसे पहले जो है वो राकेश तिवारी जी के पास जाना चाहूंगा, जो कनाडा से जुड़े हैं, टोरंटो से। मेरा भी एक बार टोरंटो जाना हुआ है किसी कार्यक्रम में 2006 में। उसके बाद फिर जो है वो नहीं कभी गए। तो दिल्ली से आपका स्वागत है। राकेश तिवारी जी, भारत और कनाडा के रिश्तों में जो ये खटास आई है, ये कब सुधरेगी और क्या ये और गहराएगी और क्या स्थिति बन रही है अभी आपको? वहाँ जो भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं उनमें कैसी चिंताएं हैं और कनाडा की सरकार क्यों इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं बार बार कर रही है?
जबकि इस मामले को डिप्लोमेटिक लेवल पर हल किया जा सकता है। राकेश तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। और मैं शंभुनाथ शुक्ला जी का बड़ा आदर करता हूँ। यहाँ पर आए भी हैं, उनसे मुलाकात भी हुई है, विचारों का आदान प्रदान भी हुआ है, हमारे मीडिया पर भी आए हैं, कई बार बातचीत हुई है। और जिसे कहा जाए कि बहुत ये दुखद है कि आज हम जब बात कर रहे हैं कि पिछले दरअसल कुछ समय से जो भारत और कनाडा के रिश्तों में जो खटास थी वो बदबू मारने लगी है। अब वो खटास अब आप बदबू मारने लगी, मतलब अब ये नहीं कि आप खाएंगे तभी आपके मुंह का जायका बिगड़ेगा। अब ये स्थिति है कि आप बिना खाए भी अब बदबू मार रही है। क्यों? और इसमें मैं भारत को भी बहुत बड़ा दोष दूंगा। भारत ने कनाडा को कभी अहमियत नहीं दी, सोचा कि सिर्फ और ये बहुत बड़ी, मैं कहूंगा जो लोग भी काम कर रहे थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उनका लगता है छोटा सा देश है, क्या है, 3.5 करोड़ की आबादी, हम 60 पे थे तब भी में बड़ा घमंड था, 70 पे आया, इससे अब तो 140-45 है। बहुत बड़ी गलत फहमी। कनाडा जो है G7 में पहुंच चुका था 1976 के। उनके सुपुत्र हैं हमारे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। और बहुत गलत कर रहा भारत का मीडिया, मैं बड़ी माफी के साथ कहूंगा। आप पियर एलियट ट्रूडो के बारे में बोले जो कि अपने समय पे स्टेट्समैन थे, आपके यहाँ पर भी थे। आपको अपनी बात परसू करनी चाहिए थी, रखनी चाहिए थी। भारत का जो कद था उस वक्त में इंदिरा गांधी जी थी, और उन्होंने जो कुछ भी किया, जैसी भी किया, और वो समय तो बड़ा खतरनाक था भारत का। क्योंकि मैं ये सिर्फ इतना कहूंगा, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा, मैं वर्तमान पर आऊंगा कि उस वक्त में भारत में इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी जी की जो लोकतांत्रिक देश में बहुत अच्छी हालत तो नहीं थी, इतना तो मान के चलते हैं, या जो भी इमरजेंसी से लोग आए थे। लेकिन बात की अगर बात करें, कनाडा का पूरी दुनिया में पीस मेकर का काम रहा है। मैं सबसे पहले कह दूं, हाल ही में जो चीजें हुई हैं उसको लेना पड़ेगा आपको 1984 और ऑनवर्ड्स के साथ में। ये भी लेके चलना पड़ेगा कि कनाडा ब्रिटिश की कॉलोनी थी और आज की तारीख में डोमिनियन स्टेट इसका है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अब प्रिंस नहीं, किंग चार्ल्स आ चुके हैं, तो वो सिक्कों से लेकर हर जगह पे दिखता है। और ऐसे में, और कनाडा, यूएस और यूके, बाकी तीन की बात करें हम, इनके बड़े घनिष्ठ संबंध है। भारत सरकार को और भारतीयों को अभी जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं कनाडा के खिलाफ, ऐसे नहीं जाइए। अगर वो कह रहे हैं, प्रूफ मांगिए, डिप्लोमेटिक चैनल। उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, निस्संदेह मैं कहूंगा जस्टिन ट्रूडो साहब ने, कि बिना प्रूफ सौंपे हुए और बिना लिखे डिप्लोमेटिक चैनल से बात करनी चाहिए। लेकिन शायद पर्सनल, जिसे कहते हैं ना कि, और ये हम सभी स्वीकार करते हैं कि पिछले कम से कम 2-3 साल में हम लोगों ने बड़ा भारत तथा कथित रूप से भारत के मीडिया ने और बहुत सारे लोगों ने बड़ा गर्व अनुभव किया है जब आपने जस्टिन ट्रूडो का अपमान किया है। जस्टिन ट्रूडो एक व्यक्ति भी है, नहीं ऐसा नहीं उचित होना चाहिए, आई एम सॉरी। एक तो आपने अपमान किया, वो नहीं करना चाहिए। आप गए हैं, आपका इसी में बड़ा गर्व महसूस, अरे हमारे यहाँ आए थे, हमने तो भाव नहीं दिया, हमने तो उनको वहां नहीं दी, कोई ये कोई बात होती है क्या? बिल्कुल गलत बात। एक, अब आपको जहां तक रहा सवाल है, दो, ये विश्व की सच्चाई है, मीडिया में पत्रकार होने के नाते पता है, और तो और छोड़ दीजिए कि कनाडा, भारत में सीसस के एजेंट और वहां पे मौजूद है बाकायदा। कनाडा के अंदर हर देश के डिप्लोमेटिक मिशन के साथ में उनके जासूसी अधिकारी उपलब्ध होते भी हैं। अब ये मामला इतना बड़ा है, भारत को बहुत पहले 1984 के समय ही, उसके बाद में लगातार कोशिश करके करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। भारत की तमाम तर सरकारों ने चीन को ज्यादा वरीयता दी, अमेरिका को दी, बाकी जो भी होगा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आज के माहौल और आज के हालात पे आता हूं कि एक साथ में 3-4 खालिस्तानियों की हत्याएं होती हैं, और वो होती हैं, वो इंग्लैंड में भी हुई, लाहौर में भी हुई, कनाडा में भी हुई, हरदीप सिंह निज्जर के माध्यम से सारा कुछ हुआ है। हम लोग बहुत निगाह से देख रहे थे। और इधर बीच में हाल में, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, मेरे पास में, मैं अपने रेडियो प्रोग्राम में भी मैंने खुल के बोला, वहां पर खालिस्तान के समर्थक भी आ रहे हैं। दरअसल दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, भारत को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। अभी जो तत्कालिक रूप से जो वीजा एकदम आपने जिसे कहते हैं कि ब्लैंकेट ऑर्डर की तरह से आपने बंद कर दिया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया, मेरा मानना है। और रिसेंट जस्टिन ट्रूडो साहब ने निसंदेह गलती की है, डिप्लोमेटिक डिजास्टर मैं उसे कहता हूं। मैं ये मानता हूं कि राजनीति में, विदेशी संबंधों में इसे हाराकिरी भी कहा जा सकता है। अब भारत जैसे देश पर आरोप बिना, और ये भी डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू होता है, आपके पास में प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने आप रखेंगे भारत क्या। और अभी मैं माफी के साथ आखिरी बात अपनी कहना चाहूंगा
इसके बाद में फिर आप लोग अपनी बात कहिए, क्योंकि आपने मुझसे ही शुरुआत की, मुझे ज्यादा समय दे रहे हैं आप, और मैं समय की सीमा लगना उचित नहीं समझता। आप कनाडा को, मैं खुद मानता हूं, लेकिन भारत और कनाडा पाकिस्तान नहीं है। बहुत ध्यान से प्लीज मेरी, कनाडा पाकिस्तान नहीं है, भारत के मीडिया चैनल का। लेकिन भारत और कनाडा के वर्तमान के रिश्ते शायद भारत और पाकिस्तान जैसे हो चुके हैं, और ये हम धकेल रहे हैं तथाकथित मीडिया के माध्यम से भी। आप यहां पर भारत के सबसे ज्यादा बच्चे, मैं जो विदेश जाने वाले हैं, उनका फेवरेट डेस्टिनेशन कनाडा है। आप 1 सेकंड के अंदर ब्लैंकेट ऑर्डर जारी कर देते हैं, और कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री आपके बच्चे अपने यहां पर भेजे हुए हैं। थोड़ी डिप्लोमेसी रखिए, और डिप्लोमेसी के साथ चलिए। अगर कनाडा का प्रधानमंत्री आपके पास में कंसर्न, उसकी बात को हवा में मत उड़ाइए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अवहेलना, शायद जस्टिन ट्रूडो ने जो किया, मैं उससे सहमत नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मैं ये मानता हूं कि शायद कुदरत का कोई इंसाफ होगा, जिस माध्यम से खालिस्तान पुनः सतह पे आ गया है। आप सोच रहे थे, भारत सोच रहा था, भारत में रहने वाले, हमने पंजाब में ठीक कर लिया, सब ठीक है, लेकिन आप भूल गए, एक तो 1984 का इंसाफ अभी तक दे नहीं पाया। दूसरे नंबर, हाँ, कनाडा भी कोई इसमें दूध का धुला नहीं है। जो 329-31 लोग मारे गए कनिष्का के अंदर, वो नहीं दे। ठीक है तिवारी जी, मैं दूसरे राउंड में आता हूँ आपके पास। मैं अब चलता हूँ प्रभात कुमार राय जी के पास। प्रभात राय जी, ये बात जो है वो खालिस्तान का मुद्दा जो है वो फिर से उठ करके सतह पे आ गया है। क्या जो है वो अभी 10 दिन पहले दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उस शिखर सम्मेलन में जो है एक आम सहमति बनी, जो कि एक कठिन चीज थी, और वसुधैव कुटुंबकम उसका नारा दिया गया, और लग रहा था कि दुनिया के जो आर्थिक शक्तियां हैं वह दुनिया को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार है। लेकिन कैसी मसाल लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। अचानक जो है बोतल से खालिस्तान का जिन्न कैसे बाहर आ गया, या ये सब चीजें चल रही थी और ये फिर जो है वो उसको रोका नहीं जा सका, उसको कोई आर्थिक हितों और सहयोग के माध्यम से नहीं रोका जा सकता, इसलिए चीजें सतह पे आ गई। आपको क्या लगता है कि खालिस्तान का मुद्दा जो है वो फिर भारत को गंभीर रूप से डिस्टर्ब करेगा? और एक बात और कही जा रही है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान में घुस के ओसामा बिन लादेन को मार सकता है, तो भारत क्यों नहीं ऐसा कर सकता? ये तमाम गंभीर बड़े अखबारों में, भारतीय मीडिया में ये आर्टिकल भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है यूरोपियन मीडिया में दूसरे तरह के सवाल उठ रहे हैं, एक देश की संप्रभुता के सवाल उठ रहे हैं। प्रभात कुमार राय जी, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि पिछली बार वाली बातचीत में भी हमने कहा था, जब आपने प्रश्न पूछा था कि बहुत बड़ी समस्या है क्या ये खालिस्तान इस समय। आप जरा वारदातों का सिलसिला देखिए, कोई गंभीर वारदात पंजाब में नहीं हो रही है। ये फ्रिंज एलिमेंट हैं, बहुत बढ़िया बात उभरी थी। ये फ्रिंज एलिमेंट्स कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई ना कोई वारदात छोटी मोटी कर देते हैं, लेकिन ऐसा जो है कोई गुरिल्ला बैटल की या कोई ऐसी बड़ी टेररिज्म का कोई फिनोमिना पंजाब में हमारे नहीं है। कनाडा में, यूके में कभी मालूम ना झंडा लहरा दिया, कुछ छोटे मोटे प्रदर्शन हो गए, नारे लगा दिए, ये तो सब चल रहा है। लेकिन जिस तरह से ये एक जो रूप लिया है इसने, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बन गई है। ये बात बहुत बढ़िया तिवारी जी ने कही कि देखिए, गलती तो ट्रूडो ने शुरू की, यकीनन की, लेकिन हमने कौन समझदारी का काम लिया इसमें। चलिए, उन्होंने नादानी की कि उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी ठोस प्रमाण के ये जो है इल्जाम आयद कर दिया हिंदुस्तान पर, भारत पर, कि भाई आपने हत्या कर दी निज्जर की। ये कहा ना हमारे RAW ने हत्या की। कोई इसका तथ्य तो दिन अभी तक आया नहीं सामने। और था भी अगर ऐसा, तो भी डिप्लोमेटिक चैनल से बात करनी चाहिए थी। ये इतनी मैच्योरिटी दोनों तरफ से हुई है। जिस तरह के हमारे हित जुड़े हैं कनाडा के साथ, बहुत ठीक कहा तिवारी जी ने कि हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और हमारे लिए सबसे ये प्रिय, हमारे बच्चों के लिए डेस्टिनेशन बन गया है। किसी जमाने में इंग्लैंड हुआ करता था, आप जानते हैं, सारे के सारे बड़े, बहुत सारे बच्चे इंग्लैंड में पढ़े, हमारे पुराने सारे लीडर पढ़े वहाँ। 3 लाख स्टूडेंट्स हैं, 3 लाख छात्र हैं साहब, जो है कोई
किया है, की संख्या नहीं। 3.5 लाख करीब है जी और करीब ये देखिए कि ऑफिशियली 8 लाख तो जी तिवारी जी, आऊंगा आपके पास। सिख वहां तो है ही, जी 8 लाख सिख जी है और जी बहुत सारे लोग, जरूरी नहीं कि हमने काउंट किए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, इनकी संख्या जी और भी ज्यादा हो सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी हमारी वहां पर है और वहां के लोगों से बात कीजिए, किसी से बात कीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे सिख हो, कोई कोई उनका जो, हमारे भी कितने लोग वहां पर जानते हैं हमको भी कनाडा में, कई हमारे साथी वहां पर एम्बेसडर भी रहे हैं वहां पर कनाडा में, कितने ही हमारे साथी, वो सब बताते हैं कि कुछ ऐसा बड़ा बवाल नहीं है वहां पर कि जो है कोई बड़ा भारी कोई तूफान उठ खड़ा हुआ हो आतंकवाद का, या वहां से बड़ा भारी कोई माइग्रेशन हो रहा हो आतंकवादियों का। लेकिन ये बड़ा इमेच्योर है फ्रॉम बोथ द साइड्स। हमको विश्व गुरु होने के नाते जो एक समझदारी और जो एक समझिए कि धैर्य भी दिखाना चाहिए था थोड़ा सा, हम ऑब्जर्व करते चीजों को, जैसे उन्होंने कि हमने उसको फॉलो कर लिया, उन्होंने एक निकाला हमने भी निकाल दिया, एक राजनयिक जो हमने वीजा भी बंद कर दिया, कोई समझदारी नहीं है इसके अंदर। और ये बात का बतंगड़ जिसे कहते हैं ना, राई का पर्वत बनाना, ये इसके कारण मुझे तो यही लगता है, मेरा पक्का विश्वास है, ये वोट बैंक का खेल है। वहाँ थोड़े से सिख हैं, उनको वो भारी भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा मार्जिन कम रहता है ना कंजर्वेटिव्स में और इनमें लिबरल्स में, तो वहाँ कनाडा में आप जानते हैं अच्छी तरह। भारत में तो टोटली यही खेल चल रहा है, टोटली भारत में तो सिर्फ जो है वोट बैंक का ही खेल चल रहा है, चाहे मुसलमान का प्रश्न हो चाहे सिख का प्रश्न हो, पंजाब इनके हाथ से निकल गया है। अब ये पंजाब की हिंदू जो आबादी है उसको कैसे पोलराइज करें अपने हक में, तो ये बवंडर बिना बात उठाया गया है, बिना बात उठाया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी सबकी, जितना ही बड़ा बवाल कर दिया गया। और ये जो मीडिया का कैरेक्टर है, त्रिपाठी जी आप तो खुद इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, हमारे शंभुनाथ शुक्ल जी बैठे हैं, ये भी बहुत दिग्गज पत्रकार रहे हिंदुस्तान के, जनसत्ता के, तिवारी अमर जी उजाला जर्नलिस्ट है, राकेश तिवारी जी भी पत्रकार हैं, वो सही बात कर राकेश रहे हैं। तिवारी पत्रकार हैं, ये तो खैर कनाडा में पत्रकार हैं। ये तीनों आप पत्रकार अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मीडिया का क्या कैरेक्टर हो गया। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो टीवी हो चाहे अखबार हो, वो पूरी तरह से समझिए कठपुतली का काम कर रहे हैं हुकूमत के लिए। जी उनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व या उनका स्वतंत्र कोई विचार नहीं है। उसका कारण है कि बहुत पैसा लगा दिया पूंजीपतियों ने, विराट पैसा लगाया है, जो मोदी सरकार का हुकूमत का समर्थन कर रहे हैं। तो मीडिया जिस तरह से सनसनीखेज रूप से इन चीजों को पेश करा, ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है, क्योंकि भारत वैसे भी समझिए बड़ा सेंसिटिव कंट्री है, और कितना बड़ा आतंकवाद हम पंजाब में भुगत चुके हैं एक दौर के अंदर, उसका पिशाच हम बिना बात जिंदा कर रहे हैं। हम इतना बड़ा भुगत चुके हैं, मैं तो खुद रहा हूँ ऑपरेशन ब्लैक थंडर में, हम, हमारे बच्चे, हम लोग, हमारे गांव के लोग, हजारों लोग मारे गए हैं। वो सचमुच एक चैलेंज था उस समय, पाकिस्तान पाल रहा था उनको अमेरिका की मदद से, अब सारी दुनिया जानती है इस बात को। लेकिन अब तो देखिए अमेरिका से भी हमारे बड़े मोहब्बत के रिश्ते हो गए, जब से ये 9/11 हुआ है उसको भी समझ में आ गया बहुत सारी बातें, क्या क्या जो खेल उसने खेल दी, और जिसका नतीजा सबसे ज्यादा उसे भुगतना पड़ा अंततः। जी तो अब कनाडा या वेस्ट, समझिए वेस्ट कोई हमारा दुश्मन नहीं है। आज जितने अच्छे रिश्ते हमारे वेस्ट के साथ हैं शायद कभी नहीं रहे, कभी नहीं रहे। इतिहास में आप देखिए तो हमारे ईस्ट के साथ तो बहुत अच्छे रिश्ते रहे, रूस के साथ बहुत अच्छे रहे, जापान के साथ भी हमारे बड़े शानदार रिलेशन शुरू से रहे। लेकिन अच्छी बात है कि हम बहुत अच्छे रिश्ते बना पाए हैं वेस्ट के साथ, हम जानबूझकर उन्हें बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए कनाडा के साथ बिगड़ेंगे तो कनाडा के साथ और लोगों के साथ भी बिगड़ेंगे। बहुत बढ़िया बात तिवारी जी ने इंगित की थी कि वो आज भी एक तरह का उसका कल्चर ब्रिटिश कल्चर ही है, उसका जो कनाडा कल्चर अमेरिकन कल्चर नहीं है, बेसिकली इट्स ए ब्रिटिश कल्चर, क्योंकि वो भी डोमिनियन स्टेटस भी है और वहां पर तमाम आप बातें जानते हैं, उसको मुझे दोहराना नहीं चाहिए। तो मेरा तो बहुत ही, क्योंकि आपने बहुत ही सख्त पाबंदी आयद की और पैरामिलिट्री और मिलिट्री के साथ रह जाते मैं भी कुछ पाबंद हो गया हूँ। तो मैं एकदम अपनी बात को समाप्त करता हूँ इस बात के साथ कि हमको बहुत ही मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी। अफसोस ये कि मैच्योरिटी तो इस मुल्क में रही नहीं है, ना मीडिया में रही, ना पॉलिटिक्स में रही, ना डिप्लोमेट्स में रही। तो जैसी हुकूमत होती वैसे बाकी सब लोग भी हो जाते हैं, और हुकूमत का कैरेक्टर ही हमारा फेनेटिक हो गया है। दुर्भाग्य से संकीर्ण हुकूमत में हम रह रहे हैं, पैरोकिल एटीट्यूड। अब पैरोकिल एटीट्यूड के तो यही नतीजे होंगे जो होने हम भुगतेंगे, पहले ही भुगते हमने। पहले मैं पिछली बार भी कहा था वो पैरोकिल एटीट्यूड इंदिरा गांधी ने भी दिखाया था जब भिंडरवाला को खड़ा किया था, तब गर्बारा सिंह और संजय गांधी उसके पीछे नहीं थे क्या? वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं थी, हिंदू कार्ड नहीं था क्या? भूल गए आप? जम्मू कश्मीर में वही कार्ड खेला जा रहा है।
पर बचेंगे नहीं, ऐसे नहीं बच सकता। इंदिरा गांधी नहीं बची, ये कैसे बचेंगे? मैं क्या जी मैं शुक्ला जी के पास जाना चाहूंगा, शंभुनाथ शुक्ला जी के पास, लेकिन उसके पहले तिवारी जी कुछ कोई एक संक्षिप्त टिप्पणी करना चाह रहे थे या कुछ बात कहना चाह रहे थे। राकेश तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मेरी संक्षिप्त सी टिप्पणी यही है कि वाकई मैं प्रभात जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि जितना इस मामले को भारतीय मीडिया, वो मैं माफी के साथ कहूंगा कि राजीव गांधी के समय में जब आरोप लगा था, मैं इंडियन एक्सप्रेस के ही अगर बात करूं, उसके मैं नाम भूल रहा हूं जो संस्थापक थे, उनको कहा गया था, उन्होंने कहा था कि ये भौंकने वाले कुत्ते, तो उन्होंने कहा था हम लोग पहरेदारी कुत्ते हैं। लेकिन कुत्ता शब्द मीडिया के लिए ये सब अच्छे नहीं शब्द होते हैं ये। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, जितना भारत और कनाडा का संबंध मुझे लगता है बिगाड़ने में मीडिया अनकंट्रोल, आप कुछ भी बोल रहे हैं, टीवी के ऊपर आ करके इडियट बोल दे रहे हैं देश के अध्यक्ष। मतलब ठीक है, मान लिया डिप्लोमेटिक गलतियां क्या मोदी जी से नहीं होती हैं या बाकी दुष्ट नेताओं से नहीं होती है, राजनेताओं से नहीं होती है, उसको हैंडल किया जाता है। और आप कनाडा का अपमान मत करें और न भारत जी का अपमान। हम थैंक यहाँ यू। पर जो अप्रवासी भारतीय रह रहे हैं, मैं शंभू जी का समय नहीं लूंगा, लेकिन एक टोन है। और मैं प्रभात जी की बात से सहमत हूँ कि दोनों तरफ से डिजास्टर हुआ है। भारत से मैं थोड़ा सा ज्यादा कहूंगा कि भारत को जैसे आपके यहाँ नुकसान हो रहा है और आप लगातार बर्दाश्त करते जा रहे हैं, आप कुछ कर भी नहीं रहे, आप ये लुंज पुंज आपका, तो लोग एडवांटेज लेंगे। आपने सख्त जो एक्शंस लेने चाहिए वो नहीं लिए, लुंज पुंज आपकी विदेश नीति में रहा, थोड़ी सी कठोरता अभी आ रही है। लेकिन कनाडा में 84 से मामले चल रहे हैं खालिस्तान के, आपने इग्नोर किया, तो आज ऐसा हो रहा है। और आज जो ये बड़ा आरोप है, बहुत मतलब अगर ये हुआ है, ये इसमें कम से कम पत्रकार जगत के लोगों के लिए कोई छुपी हुई बात नहीं है कि चाहे यूएस हो चाहे यूके हो, उन्होंने अपने यहाँ से जो भी आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हो, हिस्ट्री मिल जाएगी आपको, तमाम लोग मारे और मरवाए गए हैं। लेकिन किसी ने अपना हाथ सीधे नहीं डाला है और कम से कम प्रूफ तो नहीं किया जा सकता है। डिप्लोमेटिक डिजास्टर भारत और कनाडा दोनों के लिहाज से मेरा आकलन यही। जी मैं शुक्ला जी के पास आना चाहूंगा। शुक्ला जी, मीडिया ने हालत यहाँ ला करके खड़ी कर दी है कि आज चाइना का ग्लोबल टाइम्स मजा ले रहा है और वो कह रहा है कि बहुत जो है वो भारत को अमेरिका आगे बढ़ा रहा था चीन के मुकाबले, अब जो है मामला फंस गया है, अब देखो क्या क्या हो रहा है एक तरह से जो है। हालांकि चाइना के भी आपने बताया ही था पिछले कार्यक्रम में कि चाइना के भी लोग वहां पर रहते हैं। तो जो हम G20 के माध्यम से एक बड़ा आर्थिक नेतृत्व बना रहे थे, वो तो जो है मामला अभी तो एक दूसरी दिशा में चला गया है, दूसरा फियास्को बन रहा है। कनाडा के साथ जो ट्रेड टॉक्स करने वाले थे, जो आर्थिक समझौते होने वाले थे, वो सब रुक गए हैं और कनाडा से रुकेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सब पे असर पड़ेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मीडिया इसमें क्या सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, कनाडा का भी और भारत का भी, वेस्टर्न और इंडियन? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया चाहे भारत का हो, खासतौर पर भारत का, भी मैं कनाडा पे नहीं आऊंगा, वो बिल्कुल भारत और कनाडा को बिल्कुल पाकिस्तान का दर्जा दे रहा है कि जैसे हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत खराब हैं, खराब क्या शत्रुतापूर्ण है, चीन से भी अधिक, चीन से उतने ज्यादा नहीं है क्योंकि चीन एक सुपर पावर है। वो स्थिति क्रिएट करवा रहा है कि बहुत खराब रिश्ते हैं और कैसे लोग घबराए हुए हैं पूरे कनाडा में। अब ये तो तिवारी जी सामने बैठे हैं, इन्हीं से आप पता कर सकते हैं। और जिस इलाके में रहते हैं वो सिख बहुल इलाका है। अब तो इनका मकान मालिक ही सिख है, इनके नीचे जो रह रहा बेसमेंट में वो भी सिख है। ऐसा नहीं है, ये तो ये मान के चल, इनके आधे कर्मचारी सिख हैं और वो जो सिख है कोई किसी में दुराव छिपाव नहीं है। मैंने कहा था ना कि जब मैं जाता था तलविंदर मेरे पैर छूता था हर बार, लेकिन अब उसका झुकाव किधर है, इस पे हमें नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो शुक्ला जी, ये तो पॉजिटिव स्टोरीज क्यों नहीं आ रही हैं मीडिया में, ये सकारात्मक खबरें क्यों नहीं आ रही? वही मैं कह रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको प्रेरित किया कि मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देगा। मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए टीआरपी चाहता है, टीआरपी आपको सद्भावना से की बातों से नहीं मिलती है, टीआरपी मिलती है पैनिक क्रिएट करने से, डर क्रिएट करने से। ऐसा लगता है कि जैसे कनाडा में लोग भागने को आते रहे। मुझे एक तो नहीं, सैकड़ों मित्रों ने यही जनसत्ता अपार्टमेंट में, आज तो मैं आप लोगों को एक शुभ समाचार दे दूं कि मैं नए फ्लैट से कर रहा हूं, इसलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो जी। तो इसमें
डाटा नहीं काम कर रहा है तो मैं मोबाइल डाटा से लगाऊं, वाईफाई अभी लगा नहीं है। तो नहीं, लेकिन आप पिछले मुकाबले बहुत अच्छा दिख रहे हैं, बहुत अच्छा आवाज भी आ रही है। फ्लैट है, थोड़ा स्पेसियस है। तो वो कहने का आशय ये कि मुझे कई लोगों ने, हाँ, जनसत्ता अपार्टमेंट से बहुत लोगों ने फोन किया, कीर्ति क्या है, मेरे रिश्तेदार फोन कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान बन गया और बहुत ही खराब स्थिति है, जैसे कभी कतर में हो गई थी, जैसे कभी लीबिया में हो गई। तो मुझे समझाना पड़ता है, भैया जो कनाडा है वो लीबिया, कतर, इराक नहीं है। कनाडा उतना ही डेमोक्रेटिक नाम्स में कट्टर है जितना कि अमेरिका। अगर जस्टिन ट्रूडो चाह भी लें कि हमें यहाँ हिंदुओं को नहीं रहने देना, उनके बस की बात नहीं, उनके बस की बात नहीं, क्योंकि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उन्होंने ही बनाई है, उन्होंने ही लिबरल की है। भाई इतने ज्यादा कोई भी इतनी जल्दी कनाडा का पीआर मिलता है, इतनी जल्दी कनाडा में जॉब मिलती है, इसकी एक वजह तो ये कि आबादी भी कम है। इतनी जल्दी वहां सिटीजनशिप मिल जाती है, 3 साल रहे आपको सिटीजनशिप मिल गई। तो ये जो स्थितियां हैं ये कनाडा की एक अलग किस्म की है। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो की एक मजबूरी ये हो सकती है कि उनको चूंकि एनडीपी के जगमीत सिंह का सपोर्ट है। जगमीत सिंह खुद को खालिस्तानी नहीं बताते, खुद तो वो अपने को बताते हैं कि वो बिल्कुल अल्ट्रा लेफ्ट है। अल्ट्रा लेफ्ट से हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो ज्यादा और ज्यादा जनोन्मुखी हो, पर वो कहीं इसी शायद जनोन्मुखी होने के चक्कर में वो जो खालिस्तानी टाइप के मूवमेंट हैं, जो कहीं खालिस्तान की मांग करते हैं, उसमें उसको भी सपोर्ट करने लगते हैं और उनको बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल लायर थे जिनको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कनाडा में कनाडा सरकार या कोई भी इस तरह का कोई हिंदू सिख वेमनस पैदा करना चाहती है। इवन लोग भी नहीं पैदा करना चाहते। जैसे मैंने बताया कि तिवारी की जी जो एम्प्लाई है, तिवारी जी जहाँ रहते हैं, मैं इनके साथ पैदल ही ले आते थे। उस समय भी मंदिर में तोड़फोड़, मैंने कहा अरे तिवारी जी मंदिर में तोड़फोड़ हो गई। उनका तोड़फोड़ नहीं हुई है, नारेबाजी थोड़ी बहुत कर दी। एक वहां जीता पार्क था, उसमें कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ बोर्ड हटा दिया होगा कि बोर्ड ही तो कैसे लगा दिया गया। इसी तरह और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कहा गया कि नहीं बहुत ही गड़बड़ हो रही, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ा बहुत 19-20 का ही अंतर है। तो हमें कनाडा को नहीं मानना कि कनाडा कोई अपने सततपूर्ण लिस्ट करता है या कनाडा पाकिस्तान न बना है न बनेगा। जस्टिन ट्रूडो की कुछ अपनी समस्याएं हैं, घरेलू तौर पे वो महंगाई पे काबू नहीं पा रहे। उन्होंने इमिग्रेशन के नाम पे सारे रिफ्यूजीज भर रखे हैं। यूक्रेन में अमेरिका के कहने पे अंधाधुंध पैसा बर्बाद कर डाला है। तो लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जस्टिन ट्रूडो जेलेंस्की नहीं है, इसके बावजूद नहीं है। और कनाडा में डेमोक्रेटिक नाम से, इसलिए जो लोग ये चिंता करते हो कि हमारे परिवार के लोग कैसे परेशान होंगे, वो जस्टिन ट्रूडो जैसे सैकड़ों खड़े हो जाए फिर भी कुछ नहीं होने वाला। वहां की जो पब्लिक है, वहां की जो गोरे लोग हैं, वहां के जो मूल कैनेडियन लोग हैं, या उनके अंदर भी इतने ज्यादा डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतने कट्टर हैं कि नहीं, कोई सिख वहां कोई भेद नहीं करता कि हिंदू है या ये कौन की सिख है। ऐसा कोई भेद रेयर 8-10% लोग करते हो। तिवारी जी आप ही बता पाएंगे इसको ज्यादा, लेकिन मुझे कोई फील नहीं हुआ। बल्कि मुझे हरदम ये फील हुआ कि कनाडा के जो मैं तो उनके सोशल डेमोग्राफी में घुसा, मैं उनके गांव में भी गया, मैं उनके लोगों के बीच में घुसा, मुझे कहीं ऊंच नीच का भेदभाव नहीं दिखाई पड़ा कि ये अगर हमारा वर्कर है तो ये छोटा है। तिवारी जी खुद ही अपने सारे वर्कर को बुला के बिठाएंगे, खुद ही भोजन बनाएंगे। वहां ये नहीं कि भोजन भी कोई बनाने वाली आ जाए, खुद ही। कितनी बार तो मैं इनका 3-3, 4-4 दिन बना रहता था। ये मुझे, जबकि मेरा घर जो बिटवी है वो उस टोरंटो डाउनटाउन या ब्रैम्पटन से कोई 70-80 किलोमीटर दूर है। ये आ जाते थे, लिवा ले आते थे, 4 दिन पता लगा वही बने। खूब घूमते थे वहां, काफी सिख में नियंग सिख भी दिखते थे, लेकिन कोई तनाव नहीं है। इसलिए जो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया, भारत का, देखिए कनाडा के मेन स्ट्रीम मीडिया एक तो भारत की बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता, थोड़ी बहुत तो करेगा ही। ये हाँ, जस्टिन ट्रूडो ने जो बयान दिया है कि एक सॉवरेन कंट्री में आपने कैसे लोगों को मारा है, ये जरूर गंभीर है। ये तिवारी जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, ये जस्टिन ट्रूडो की नादानी है कि उन्होंने बिना पुख्ता जानकारी के ये बयान दे दिया। ये बात सही है, बात ही ज्यादा जानते होंगे कि हर देश में हर जो एम्बेसी या हाई कमीशन है उनमें कुछ जासूस भी रहते हैं। मतलब कोई ना कोई अधिकारी जो है वो ला का या उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों के होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह वहां हत्याएं कराई जाए, ये बहुत आसान नहीं होता। और ये मुझे लगता है जो सुक्खा परसों नरसों मारा गया है, वो तो गैंगवार का नतीजा है।
तमाम सारे गैंगवार भी चलते हैं। पंजाब से लोग ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग लेके इधर से उधर तस्करी होती है, फंडिंग होती है। लेकिन भारत सरकार ने कुछ ज़्यादा ही कड़े कदम उठा दिए कि हम वहाँ के लोगों को आना बंद करा देंगे। अरे भाई, पहले उनकी इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग कनाडा में भरे हुए हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पंजाब के लोग हों, उसमें तमिलनाडु के हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तेलुगु पीपल होंगे, उसके यूपी बिहार के लोग हैं। अब उनको नहीं आने देंगे तो ये तो बड़ी अजीब स्थिति पैदा कर देंगे आप। गुजराती बहुत ज़्यादा मैं है। फिर आता हूँ आपके पास शुक्ला जी, मैं जी, फिर आता हूँ। जी, जी। एक अपने एक अन्य पैनलिस्ट है, मैं उनसे बात कैमरा कर आप लूँ थोड़ा हमारे सा यहाँ। जब ये थोड़ी-सी दिक्कत हो जाएगी ना मुझे फिर अभी, क्योंकि हमारा डाटा थोड़ा कमज़ोर है यहाँ पे। जी, मैं आपको जी, सुन रहा हूँ। जी, जी, जी। आशीष कुमार पांडे जी अभी ऑफलाइन हो गए हैं, तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी, जी, कहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि शंभुनाथ जी तो यहाँ पर आए भी हैं, लेकिन जब आए थे उससे लेकर के कुछ जिसे कहते हैं ना, नदी में पानी कुछ ज़्यादा बह गया है। इस बीच में जी, कुछ घटनाएँ हुई, विशेष रूप से जी, हम लोगों ने नोटिस किया है और पिछले वर्ष से, और जो जो वो उस वक़्त में थे शंभू जी यहाँ पर, तो कि जो मंदिरों के ऊपर ये घटनाएँ हो रही थी। इसके अंदर एक आपने इसके डीप जिसे कहते हैं कि इसकी गहराई में लोग नहीं गए और जाना चाहिए था। भारत सरकार ने प्रोटेस्ट कर दिया, अब देखिए कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। और उसके बावजूद और यहाँ पर अब एक तरह की ये बात सामने सभी की आ रही है कि ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ये करवा रही है मंदिरों के ऊपर। ये पहले से माहौल ये बनाया जा रहा है। समझ में नहीं मैं आ अगले राउंड मैं तिवारी जी अगले राउंड में आपसे जानना चाहूंगा। बस ये क्योंकि उनका नेटवर्क टूट रहा है पांडे जी का। आशीष पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या डिप्लोमेटिक लेवल पर जो है वो क्या जो है क्या गड़बड़ियां हुई हैं, क्या ओवर रिएक्शन हुआ है, और क्या जो है इसमें नादानियां हुई हैं, और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आज दुनिया की स्थिति यह है कि दुनिया का कोई भी देश इस तरह से नहीं है कि वहाँ एक ही अ, एक ही जाति की, एक ही धर्म की, एक ही देश की आबादी रहती है, और खासकर इंडियन डायस्पोरा वहाँ ज़्यादा है। तो इस स्थिति में जो है भारत को कनाडा से कैसे बिहेव करना चाहिए, और कनाडा को भी किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, शासक वर्ग के अपने हित होते हैं, वोट बैंक होते हैं, माइनॉरिटी गवर्नमेंट के और ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं, उनको साथ माइनॉरिटी गवर्नमेंट में है, लेकिन मोदी सरकार तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट में नहीं है। तो आशीष पांडे जी, ये सरकारों की जो स्थितियाँ हैं इसमें डिप्लोमेसी को कैसे जो है वो गंभीरता से किया जाना चाहिए। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। आशीष पांडे। 2-3 चीज़ें हैं सर, इसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। मैं अभी बड़े ध्यान से अपने सारे विशेषज्ञों की बातें सुन रहा था। भारत की जो ये समस्या है, अगर इसको देखने के 2 तरीके हैं। 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ था, उसके बाद से भारत इतने दशकों के बाद भी ना एक समस्या से जूझ रहा है कि उसके पास सोवियत संघ जैसा दूसरा कोई मित्र अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उभर के कभी नहीं आया। चाहे हमारे अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ और बाकी दुनिया के अनेक देशों के साथ जिस तरीके से हमारे रिश्ते काफ़ी सुधरे, काफ़ी अच्छे हुए, लेकिन अभी भी आपके पास कोई ऐसा भरोसेमंद दोस्त नहीं है, जो कभी किसी संकट के समय में, इस तरीके की मुसीबत के समय में, चाहे वो वॉर की स्थिति हो, चाहे वो इस तरीके की डिप्लोमेटिक स्थितियां पैदा हो जाएं, जहां पे कि आपको अपनी राजनीति, अपनी विदेश नीति को दोबारा से पुनर्भाषित करने की जरूरत पड़े, तो आप क्या करोगे? जब से कनाडा के प्रधानमंत्री के इस तरीके के आरोप आए हैं, हमने अपने मीडिया के बारे में बात करी, मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। अगर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को देखेंगे और साथ ही साथ जिस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य यूरोपीय यूनियन के देशों की, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखते हैं इस तरीके के मामलों में, वो अपना एक बड़ी पहचान रखते हैं, उनका भारत के लिए कोई खुल के समर्थन नहीं आया है। सभी भारत को नसीहत दे रहे हैं कि आप कनाडा के साथ सहयोग करिए, आप कनाडा के साथ कोऑपरेट करिए, कनाडा के आरोपों पर आप ध्यान दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक तरीके से देखें तो वैदेशिक मामलों में एक चैलेंज बड़ा सा खड़ा हुआ है, और ये उस समय हो रहा थोड़ा है सा लाउड जब बोलिएगा, थोड़ा सा लाउड, थोड़ी आवाज जी जी, नहीं सही। अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही, थोड़ा लाउड रहिएगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि और इसके कारण से एक बहुत बड़ी समस्या जो अभी ये आई है,
वो उस समय और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब आप चीन के साथ ऑलरेडी एक सीमा विवाद में हैं और उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अच्छे खासे समर्थन की आवश्यकता है। और खासकर जब से मैंने एक चीज़ आपने और भी नोटिस करी होगी कि अमेरिका में जब से जो बाइडेन की सरकार आई है, तब से भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद से संबंधों में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने मानव अधिकारों के बारे में भारत में बात करी है, भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करी है। और इस डिस्कशंस के दौरान जिस तरीके से घोषणाएं हुई और उसके बाद जिस तरीके से समाचार पत्रों में खबरें आई हैं, उससे एक बात और समझ में आई है। जब आप G20 की सफलता की बात कर रहे थे, जब आप ये बता रहे थे पूरी दुनिया को और अपने देश में भी कि आपने G20 का सफल आयोजन किया, आप एक वैश्विक नेतृत्व देने की क्षमताओं की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं अंदर खाने में अमेरिका के राष्ट्रपति, कनाडा के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति और बाकी सारे जो बड़े विदेशी, खासकर पश्चिमी देश हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करते समय इस हत्याकांड की बात उठाई थी। ये पर्सन भारत में एक वांछित अपराधी था। कनाडा में इसकी हत्या हुई है। ये अगर भारत में पकड़ा जाता या भारतीय एजेंसियां पकड़ती तो शायद ये कानून के दायरे में होता और शायद भारत में भी उसको वही सजा मिलती जो वहां पर उसको मिली है, भले ही वो कानूनी तरीके से होता, क्योंकि इनके ऊपर आरोप काफी गंभीर थे। देशद्रोह की बातें थी, वो देश को विभाजित करने की बातें कर रहे थे। तो दो तीन चीजें इससे निकल के आती है। भारत की वैश्विक स्तर पर जो कूटनीतिक समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं। G20 का शिखर सम्मेलन उतना सक्सेसफुल, उतना सफल नहीं था जितना कि हमें दिखाया गया था, जितना कि हमें बताया गया था। और आने वाले टाइम में जब भारत की एक आतंकवाद से पीड़ित और आतंकवाद के खिलाफ हमें अपने आप को जो हम दिखाते रहते हैं, पाकिस्तान के लिए हम दुनिया से समर्थन मांगते हैं, चीन के खिलाफ हम खड़े होने की कोशिशों की बातें करते हैं, तो वहां पर भी आपको कहीं ना कहीं ये एक इफेक्ट आएगा कि अगर आप पाकिस्तान को इसके लिए आरोपित करते हैं कि वो सीमा पार से आपके देश में गतिविधियां चला रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पे भी लोग सवाल ये खड़े करेंगे कि आपके ऊपर भी इसी तरीके के आरोप एक अमेरिका के बड़े से पड़ोसी देश में लगाए हुए हैं। कनाडा कूटनीतिक रूप से एक दुनिया में एक अच्छी पहचान रखता है। आपने सही कहा, जिस तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिस तरीके से वहाँ पे प्रजातंत्र है, तो उस तरीके से उसकी पहचान जो है वो उतनी खराब नहीं है जितनी कि पाकिस्तान की है। तो भारत के लिए सच में आने वाला समय जो है कम से कम कुछ दिनों के लिए, हाँ, वैदेशिक मामलों में काफी चैलेंजिंग रहेगा। चुनौतीपूर्ण अगर होने वाला। अगर जी। आंतरिक चीजों पे हम आते हैं, भारत की आंतरिक राजनीति पे, तो कहीं ना कहीं हाँ, जैसे तरीके से भारत की राष्ट्रीय छवि और अपनी एक देश प्रेम और देशभक्ति वाली छवि जो वर्तमान सरकार की है, वो गाहे बगाहे अपने वोटरों के पास जाएंगे, अपने समर्थकों के पास जाएंगे और वो ये चीज जरूर बता सकते हैं कि हाँ, हम देखो अपने देश के लिए, खालिस्तान के लिए, जो लोग देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनके लिए हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। नए भारत की बातें जो होती हैं वो सारी चीजें हैं। तो आंतरिक स्तर पर सरकार के लिए थोड़ी सी, खासकर जब अगले चुनाव होने हैं, एक अच्छी स्थिति हो सकती है। वैदेशिक मामलों में भारत बाहर के अगर आप बात करेंगे, विदेश मामलों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें, तो जो हमारा चीन के साथ संघर्ष है, पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो हमारी राजनीति है और अपने आप को एक वैश्विक नेता बनाने की जो कोशिश है, उसको एक धक्का तो जरूर लगा है। ठीक पांडे जी, ठीक है। मैं एक एक मिनट की टिप्पणी जो है अपने बाकी मेहमानों से लेकर के इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर जा रहा है। मैं पहली टिप्पणी प्रभात कुमार राय जी से लूंगा, क्योंकि आप सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े रहे हैं। क्या रा की जो गतिविधियां हैं, जिसके बारे में पहले के जो रिपोर्ट एस दुलत वगैरह की किताब में जो बातें आई हैं, कि रा अपनी गतिविधियां अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, म्यांमार में, श्रीलंका में, मालदीव में, बांग्लादेश में चलाता रहा है, लेकिन कभी भी स्पष्ट रूप से किसी एक्टिविटी को अपने हाथ से जो है वो उसके ऊपर सीधे आरोप नहीं लगते रहे। लेकिन ये जो विकसित देश है, यहाँ भी क्या उसकी गतिविधियां इस स्तर पर हैं, या ऐसी कोई जो है वो ऐसा कोई अनुमान लगाया जा सकता है? क्योंकि आरोप बहुत गंभीर लगा है और अभी तक भारत ने ऐसा कहीं कुछ किया नहीं। तो प्रभात कुमार राय जी, आप क्या कहना चाहेंगे सुरक्षा दृष्टिकोण से इस आरोप के बारे में?
अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा अच्छा बस 1-1.5 मिनट की टिप्पणी चाहिए आपसे बस। जी तो फिर ये कहाँ गए, बड़ी मुश्किल काम है मेरे लिए। हाँ ठीक ठीक। फिर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। हो गया हाँ हाँ हो ठीक है गया ठीक ना। है। हाँ ठीक है ठीक। मेरी राय से तो यह है कि इस तरह का कोई कोई कारनामा यूरोप में RAW के लोग नहीं अंजाम देते। जी यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में जी ऐसा कोई कोई सुराग नहीं है हमारे पास, इस तरह की कोई जी सूचना भी नहीं है। जी कारण क्या है कि देखिए ये पाकिस्तान और बलूचिस्तान और ये तो एरिया ऐसा है कि जो जहां से दहशतगर्दी के सीधे सीधे आक्रमण होते रहे पिछले 30 सालों में, लेकिन जी खालिस्तानी आंदोलन को तो समाप्त हुए भी समझिए लंबा अरसा हो गया। 92 जी। 93 में ये खालिस्तान का मसला खत्म हो गया था लगभग। तकरीबन 28, हाँ 28-30 साल हो गए जी, 30 साल हो गए। हाँ, और इस बीच में कोई कोई ऐसी वारदातें नहीं है, इक्का दुक्का की मैं नहीं कहता कि कभी कोई वारदात हो गई, कोई पकड़ा गया, कोई जी कोई प्रदर्शन हो गया। कोशिशें जी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान में 1-2 गुट अभी जिंदा हैं इनके, जी जबरवाल गुट है और आप जानते हैं अच्छी तरह उनको। लेकिन यूरोप में जो, और मतलब इंग्लैंड भी शामिल है उसमें, और खासतौर से कनाडा के अंदर काफी बड़ा एक बेस इनका बताया जा रहा है, लेकिन वहां भी कोई बड़ा बेस नहीं है। जो हमारे लाखों लोग हैं, कितने को हम भी जानते हैं, बहुत सैकड़ों लोगों को, वो कहते हैं कोई ऐसा कोई गतिविधि नहीं है वहां पर कि बड़ा भारी कोई इनके पास जन समर्थन है सिखों का, कि ये बड़ा भारी कोई बेस बना चुके हैं वहां से। ये कुछ नहीं है, ये पूरा का पूरा मेरी राय में जो पूरा मसला है वो राजनीतिक है। ये कोई आरोप में मसला बहुत दम जो है, नहीं। और इसमें दम नहीं है, और ये राजनयिक ढंग से, डिप्लोमेटिक ढंग से इसको आराम से हल किया जा सकता था। जी जी मुझे जी लगता है कि ये बहुत ही कम वजन के या बहुत ही गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है दोनों तरफ, जो जी जी जो मामले को बिगाड़ रहे हैं। खासतौर से हमारे गहरे इंटरेस्ट हैं, और जी ज्यादा नुकसान हमको होने वाला है। कनाडा को क्या नुकसान होने वाला है? वो जी कनाडा एक जी शक्तिशाली देश है। कनाडा जी का 1000 कंपनी हमारे काम काम करती हैं, जी अरबों खरबों का हमारे पास उनका इन्वेस्टमेंट है, हमारे बच्चे जी वहां सर पढ़ रहे जी हैं। ठीक तो सर, समय समाप्त हो तुम्हारे रहा है। कनाडा का क्या बिगड़ेगा, जी हमारा ही मैं बिगड़ेगा। बस, जी मैं तिवारी जी की एक टिप्पणी लेके फिर जो है वो पांडे जी से बात करूंगा। तिवारी जी आप कुछ कह रहे हैं, आप कहिए। राकेश मेरा तिवारी जी। मैं प्रभात जी की बात से सहमत हूँ, लेकिन साथ में ये कहूंगा कि और आपने स्वयं इस बात को कह दिया है कि कनाडा की जो आपत्ति है उसको दरकिनार मत करें। और ये भारत ने अपने आप में, कोई भी देश है, भारत की लगातार सरकारों ने कनाडा को इग्नोर किया है। खालिस्तान का आंदोलन यहाँ पे चल रहा था, एक यहाँ के जो भारतीय रह रहे थे वो आतंक के साए में जिए हैं एक समय के दौरान में, और इससे बड़ा कोई प्रूफ नहीं हो सकता था। जिस वक्त में 1985 के अंदर कनिष्का की फ्लाइट उड़ाई गई थी, एयर इंडिया 182, एक भारत ने इसके बाद में कुछ नहीं किया। पनप, अरे कोई बात नहीं, कनाडा क्या है, कुछ नहीं, आपका एटीट्यूड ये रहा। और अभी भी बहुत सारे सीरीज में ये वक्त आ गया है कि भारत अपने गिरहबान में झांके, और भारत और कनाडा के रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए। किसी भी देश को दूसरे देश के भीतर आकर आतंकवादी या इस तरह के लोगों को पनाह नहीं दी जानी चाहिए। साथ में एक बात और, 1984 का इंसाफ नहीं दे पाए हैं भारत सरकारें, एक। दूसरे नंबर पर, और वो जो लोग यहाँ पर आए हैं उनके भीतर आज भी इसका दर्द है, तकलीफ है। दर्द। कनाडा भी इसी मामले में मैं साफ कहूंगा कि निर्दोष नहीं है, क्योंकि 330-31 लोग मारे गए, वो किन के हाथ थे ये अभी भी वो क्लियर नहीं हुआ है, और उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। और करना सबसे चाहिए। आखिरी बात, सबसे आखिरी लाइन मेरी ये होगी कि आज के समय के अंदर कनाडा बन गया है प्लेग्राउंड। यहाँ की अपोजिशन अपना काम कर रही है, वो करेंगे। भारत को और कनाडा को इग्नोर करना बंद करना होगा। भारत, कैनेडियन प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे, आपका मीडिया अपमान करेगा, और आप सोच रहे हैं कनाडा आपको कहेगा नहीं साहब आप तो महान है, हम जी प्रणाम जी करते जी ठीक पांडे जी, हैं। ठीक धन्यवाद। ठीक तिवारी जी। आशीष पांडे जी आखिरी टिप्पणी बहुत तेजी से। अच्छा है। अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, आखिरी टिप्पणी जी। जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके जी से बोलिए। जो चीजें करी हैं वो भी उनकी आंतरिक राजनीति से प्रेरित है, और उसके पीछे उनका बड़ा कारण है। भारत सरकार ने जो किया है वो सही है। इस जब उन्होंने बोल दिया उसके बाद से जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं, हमें सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है। जी जी थैंक यू।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार राकेश तिवारी जी का, आशीष पांडे जी का, प्रभात राय जी का, और शंभुनाथ जी जो है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार। आप लोग जो है, आप लोगों ने बातचीत की, समृद्ध किया कार्यक्रम को। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत आभार। ये प्रभात जी